साधारण बात नहीं है कि जो अनुमानित संख्या में हमें समर्थन मिलना था उससे काफ़ी अधिक संख्या में समर्थन मिला है। तो ऐसे कई जनप्रतिनिधि हैं देश भर में, सांसद, विधायक, जिन्होंने शायद कोविंद जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारी सरकार के कार्यक्रमों को पसंद किया और पार्टी के उम्मीदवार को छोड़ के या अपने अलग अलग दलों ने जिन उम्मीदवारों को समर्थन दिया उनको छोड़ के कोविंद जी को समर्थन दिया। मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं। और ये मैनेज वर्ड, इससे भी मैं थोड़ा आपत्ति ले रहा हूं उस पर कि जीएसटी भी कोई, इट वाज नॉट अ मैनेजमेंट जॉब, इट वाज अ वेल थॉट आउट, एक सामूहिक विरासत है इस देश की। कोई बीजेपी ने या हमने अकेले ने कोई मैनेज नहीं किया। अच्छी बात यह है कि पूरे देश की एक प्रकार से ये उपलब्धि है कि पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से पास हुआ, यूनानिमसली। अलग अलग राज्यों में यूनानिमसली पास हुआ। दक्षिण के एक राज्य और नॉर्थ के एक राज्य में एक एक पार्टी ने ऑब्जेक्ट किया, उनको छोड़ के बाकी देश में सभी ने समर्थन किया। तो ये साझी विरासत है इस देश की और इसके लिए धन्यवाद वास्तव में, या इसकी मुबारकबाद या इसके लिए बधाई। मैं चाहता हूं कि सभी पार्टी इसमें सम्मिलित हो। अमर सिंह जी का भी उतना ही समर्थन था जितना बाकी हम सब ने मिलकर इसको पारित किया। तो वास्तव में एक प्रकार से भारत के संघीय ढांचे में किस प्रकार से देशहित और जनहित के कार्य सबके सामूहिक समर्थन से किए जा सकते हैं, उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं मीडिया का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इसको प्रतिसाद दिया, इसका देश भर में प्रचार प्रसार अच्छी तरीके से किया, सकारात्मक ढंग से इसके बारे में चर्चाएं हुई। इसकी टिप्पणियां, जैसे डिमोनेटाइजेशन के समय कुछ लोग जाते थे माइक लेके लोगों के मुंह में डालते थे कि किसी तरीके से तो इसको क्रिटिसाइज करो। इस बार वो भी नहीं हुआ। इस बार लगभग देश के सभी मीडिया ने, क्योंकि ये एक ऐसा काम था जो पूरे देश के 125 करोड़ लोगों को छुएगा, उनके जीवन को सुधारेगा, गरीबों के जीवन में, किसानों के जीवन में, एक सामान्य आदमी के जीवन में इस जीएसटी के लागू होने से एक अच्छा भविष्य, एक ईमानदार व्यवस्था जिसमें देश तेजी से प्रगति करे मेरे आंख के सामने है। और मैं आप सभी को बधाई दूंगा इसके सफल लॉन्च के ऊपर, इसके सफल रोल आउट के ऊपर और एक्सेप्टेंस के ऊपर। तो ये मैनेज नहीं हुआ, ये हम सबकी साझी विरासत है। पीयूष जी, आपसे पहले जो गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कईयों से मैंने पूछने की कोशिश की कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है जीएसटी, लेकिन वो सब ये मानते हैं कि इम्पैक्ट तो बहुत होगा, लेकिन कितना होगा, कोई आपके पास कोई असेसमेंट है, या आपकी पर्सनल हो या गवर्नमेंट की हो? देखिए, असेसमेंट तो स्वाभाविक है कि इम्पैक्ट अच्छा ही होगा, क्योंकि नहीं तो इतना जन समर्थन, इतना देश भर में सबका आशीर्वाद नहीं मिलता। लेकिन इसको आप एनालाइज करिए, बड़े सिंपल तरीके से इसको कोई भी एनालाइज कर सकता है। मैं मुंबई में अपनी इंडस्ट्री चलाता था, नवी मुंबई में, एक्सपोर्ट भी करता था, डोमेस्टिक सेल भी करता था। अब एक्सपोर्ट करते वक्त एक्साइज ड्यूटी तो मुझे वापस मिल जाती थी, बेसिक जो लोहा मैं यूज करता था फोर्जिंग बनाने के लिए उस पर, लेकिन अन्य इतने पदार्थ खरीदे जाते थे पूरे फैक्ट्री के प्रोसेस में जिसका इनपुट क्रेडिट वेस्ट हो जाता था। वहां पे एक एंट्री टैक्स लगता था। जितना सामान हम अंदर लेते थे नवी मुंबई में या मुंबई में जो आते हैं उस पर ऑक्ट्रॉय लगता था, वो सब सिस्टम में वेस्ट हो जाता था, मेरे को उसका कभी क्रेडिट नहीं मिलता। जब मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे compete करता था, अपना सामान बेचने जाता था, तो एक प्रकार से आई वॉज एक्सपोर्टिंग टैक्सेस रादर देन ओनली एक्सपोर्टिंग माई गुड्स। उन सब चीजों में कितना भारी परिवर्तन आएगा, ये मल्टीपल कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस कम होंगे। इसी प्रकार से करप्शन, देश में कुछ इलाकों में कम टैक्स है, किसमें ज्यादा है, कुछ इलाकों में आपको इंसेंटिव मिलेंगे, कुछ इलाकों में डिसइंसेंटिव था। इसका एक बहुत छोटा उदाहरण आप सबके समक्ष रखूंगा। आप मुंबई से अगर अहमदाबाद की तरफ निकले तो एक महाराष्ट्र का चेक पोस्ट होता था और बॉर्डर पे दूसरी तरफ गुजरात का चेक पोस्ट होता। महाराष्ट्र के चेक पोस्ट में, अब की बात नहीं है, ये पुरानी व्यवस्था में
जब मोदी जी मुख्यमंत्री होते थे उन दिनों ये बताया करते थे। तो ये महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, गुजरात में मोदी जी की बीजेपी सरकार थी, महाराष्ट्र में कुछ अन्य दलों ने सरकार चलाई थी तब। तो महाराष्ट्र के चेक पोस्ट का जो रेवेन्यू था उससे 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू गुजरात के चेक पोस्ट का था, ऑफिशियल रेवेन्यू। सेम मटेरियल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में सेम रेवेन्यू होना चाहिए था दोनों चेक पोस्ट का। तो 10 गुना होने का कारण यह था कि वहां टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था थी, यहाँ पे मैनुअल थी। मैनुअल व्यवस्था के साथ भ्रष्टाचार जुड़ता था। अब ये सब जो भ्रष्टाचार है, अभी अभी एक किताब का लॉन्च करके आया आज शाम को, इंडिया नेविगेटिंग इंडिया टुवर्ड $18 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब पता नहीं 20 क्यों नहीं बोला, 18 क्यों बोला, या तो 9 का आंकड़ा अच्छा लगता होगा या कोई स्टडीज होंगी, मुझे मालूम नहीं है। पर वो मेरे साथ पढ़ता था, उसका जो ऑथर है, फर्क ये है कि उसने अपना पूरा प्रोग्राम खत्म किया, मैं मंत्री बन गया तो पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं कर पाया। ऑफ कोर्स एक ये भी धारणा है विश्व में, कई लोग कहते हैं कि हार्वर्ड के ड्रॉप आउट्स ज्यादा सफल होते हैं लाइफ में। परंतु वहां पे उनकी किताब में उन्होंने इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को के बारे में जब स्टडी किया कि वो भारत में पहले क्यों निवेश बड़े खुले दिल से बड़े रूप में नहीं करते थे, तो उन्होंने एक एनालिसिस किया उस किताब में कि 20% वाज द कॉस्ट ऑफ करप्शन इन इंडिया इन द अर्लियर डेज। क्या फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा, बजट नवंबर में आ जाएगा, ये सब भी काफी चल रहा है। देखिए, एक इस सरकार की अच्छी बात यह है कि वी नो हाउ टू कीप अ सीक्रेट। आई एम श्योर that's डिमोनेटाइजेशन ऑफ कोर्स वाज आपने इतनी बड़ी सीक्रेट रखी, उस दिन आपने स्टॉक मार्केट ही बिल्कुल गिरा दिया, बिल्कुल बिकॉज़ ऑफ द जीएसटी ऑन cigarettes। I know that actually I was really happy to see that। previous days से मेरे मन में यही कल्पना थी, और मैंने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर रहा था मैं, तो मैंने कहा कि मुझे लगता है अगले दिन सुबह सुबह मार्केट गिरेगी। आफ्टर ऑल देश भर के वित्त मंत्रियों को सबको सूचना थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, और स्वाभाविक है इस चीज की कैलकुलेशंस हुई होगी, अधिकारी लगे होंगे। उसके बावजूद लगभग 24-28 घंटे ये बात बाहर नहीं निकली, सीधा शाम को मीटिंग के दौरान चर्चा के बाद निकली। और वैसे तो आपने 3 कैबिनेट, पहले ओरिजिनल कैबिनेट, 2 कैबिनेट चेंजेस हुए, और ऐसे में कितने उदाहरण गिन सकता हूं जब आपके चैनल्स और सभी चैनल स्पेक्युलेट करते रहे, पर जो हुआ वो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। पीयूष जी, क्या आप मानते हैं कि अभी इट्स जस्ट बीन 20 days, देयर हैव बीन नॉट क्वेश्चनिंग द मेरिट्स ऑफ द क्लैरिफिकेशंस और द चेंजेस, बट देयर इज वन व्यू दैट सच फ्रीक्वेंट चेंजेस सो सून may also not be such a good thing. Let the system settle down. देखिए, इस देश में हमने बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई, हमने सब देखा। चंद ही नेता ऐसे होते हैं जिनका साहस होता है बड़े निर्णय करने का। आखिर जीएसटी भी 14 साल के वनवास के बाद लागू हुई है। तो ऐसा निर्णायक नेतृत्व इस देश को अब मिला है कि मैं समझता हूं एक पूरा धक्का लगा के इस देश की अर्थव्यवस्था हम साफ सुथरी बनाएं, इसको तेज गति से आगे का एक अच्छा भविष्य देखे, तो जनता इस बात से खुश है। फ्रीक्वेंट चेंजेस थोड़े बहुत जरूर अर्थव्यवस्था को टेम्पररी सेटबैक दे सकते हैं, लेकिन एक मौका है देश के सामने। आज देश की युवा पीढ़ी 100% हमें आशीर्वाद देती है, समर्थन देती है इस बदलाव की कड़ी में। उस दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का प्रोग्राम था 1 जुलाई को, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा टीवी पे। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाउंडेशन डे का था इंदिरा गांधी स्टेडियम में। मैं आपको बताऊं, जब एसपीजी गई 2 दिन पहले 28 या 29 तारीख को, तो दे वर अघास्ट टू सी द साइज ऑफ द स्टेडियम। दे स्टार्टेड टेलिंग द सीए इंस्टीट्यूट काउंसिल मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट हु वर देयर कि भैया 250 बसेस लगाओ, ये हॉल पूरा खाली दिखेगा, कौन आएगा इसमें। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कार्यक्रम में आप यहाँ 20,000 लोग कहां से भरोगे। और आपको जान के खुशी होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और स्टूडेंट्स जो सीए कर रहे हैं, खासतौर पे मयूर विहार, नोएडा, ईस्टर्न दिल्ली, कई इलाकों में बड़ी संख्या में सीए स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं दिल्ली में। जो उमड़ उमड़ के लोग आए उस दिन,
वो इंदिरा गांधी स्टेडियम भरा नहीं, जो सीमेंट की स्टेप्स थी राइट एट द टॉप, मतलब वहां से शायद प्रधानमंत्री दिखते भी नहीं होंगे स्टेज के ऊपर, वहां तक लोग बैठे हुए थे। बाहर नहीं, ओवरफ्लो इतना हुआ कि केडी जाधव रेसलिंग स्टेडियम है वहां पे हमें लोगों को डाइवर्ट करना पड़ा। फॉर्चुनेटली उनके ध्यान में था कि अगर ओवरफ्लो तो उन्होंने एलईडी बड़ी स्क्रीन लगा रखी थी। वहां का स्टेडियम भर गया तो वी हैड टू रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट कि भाई जो ग्राउंड वहां पे जो फ्लोर है उस पे अलाउ कर दो, आखिर लोग ही बैठेंगे, कोई डैमेज नहीं होगा। वो सब भरने के बाद 20-22 हजार लोग बाहर थे जिनको अंदर घुसने नहीं दे पा रही थी पुलिस। उनको डर था अगर जरा भी डोर खोला तो स्टैम्पीड हो जाए। अब 60-70 हजार लोग 2-3 दिन के नोटिस पे, 4 दिन के नोटिस पे, अधिकांश युवा, और प्रधानमंत्री ने एक तरीके से हम सब सीएस को इट्स गिवन अस अ रैप ऑन आवर नकल्स दैट डे कि भाई आप लोग भी इस ईमानदार व्यवस्था को सफल बनाने में सब लोग जुटे। तो सबसे ज्यादा अगर तालियां बजती थी, सबसे ज्यादा समर्थन मिलता था तो वो सब यंग स्टूडेंट्स का, क्योंकि आज का नौजवान, युवा युवती दोनों एक चैन की रात की आनंद की नींद लेना चाहते हैं, सुख शांति का जीवन चाहते हैं। उनको बाप दादा की तरह एक कच्चा हिसाब, एक पक्का हिसाब, एक टैक्स पेड, एक नॉट टैक्स पेड, अलग अलग किताबें, अलग अलग हिसाब, अगले दिन पता नहीं सुबह कोई टैक्समैन दरवाजे पे आएगा कि नहीं आएगा। ये सब चीजों से अब जनता त्रस्त है। उनको एक ईमानदार व्यवस्था में सुबह उठना है। राइट, आई थिंक विल टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस आल्सो। या प्लीज। सर, मेरा नाम ऋषि कुमार सिंह है और मैं माइक मुंह के पास। मेरा नाम ऋषि कुमार सिंह है और मैं गिद्धौर जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूं। हमारे पूर्वजों ने अपनी रियासतें दी थी इस लोकतंत्र को बनाने के लिए, और सेम वही चीज़ें मैं अभी देख पा रहा हूं कि जीएसटी को बनने के लिए सारे सरकारों ने सहयोग किया। मेरी आपसे अपेक्षा ये है कि जीएसटी को लार्ज लेवल पे, जीएसटी दिल्ली से चलती है और रास्ते में जाते जाते भटक जाती है। अगर जीएसटी में आपके जितने नुमाइंदे हैं, हम लोगों ने दिल खोल के वोट दिया, दिल खोल के लोगों को तैयार किया, आपने जीएसटी दिया। अब जीएसटी को हर जगह पहुंचाने के लिए आप क्या क्रियान्वयन कर रहे हैं उस चीज़ को? अगर गांव में ये चीज़ें नहीं पहुंच रही है, छोटे ज़िलों में नहीं पहुंच रही है, आपके जो सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो उन चीज़ों को बड़े लार्ज स्केल पे नहीं ले जा पा रहे हैं। ऐसा है कि ये टेक्निकल विषय है जीएसटी, इसमें कोई सांसद और विधायक बैठ के समझा पाए उसकी पॉसिबिलिटी कम है। मैं समझता हूँ लगभग 55,000 अधिकारियों को इसमें ट्रेन किया गया है, 55,000 मेरी जानकारी है, और ये वेबसाइट पे पूरी डिटेल्स हैं। 4,500 से अधिक ट्रेनिंग कैंप्स और ऐसे गोष्ठियां हुई हैं देश भर में, जिसमें अधिकारियों ने सीधा जनता से संवाद किया, ट्रेडर्स से, व्यापारियों से, उद्योगपतियों से, और उनकी समस्याओं का समाधान किया। मैं स्वयं देश भर में लोगों से मिला हूं, जनता से मिला हूं, उपभोक्ताओं से मिला हूं और व्यापार संगठनों से मिला हूं। अलग अलग जगह, विशाखापट्टनम, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली, मुंबई, और जिधर भी आप और लेके जाएंगे हम आने के लिए तैयार हैं। तो ये, लेकिन इतना बड़ा बदलाव, विश्व में इतना बड़ा बदलाव आज तक किसी सरकार ने साहस नहीं किया करने। तो इतना बड़ा बदलाव में थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन लगभग देश में हर एक अधिकारी को इसकी ट्रेनिंग हुई है। छोटे से छोटे कस्बे में जो कमर्शियल टैक्स ऑफिस है या एक्साइज सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट ऑफिस है, उनके अधिकारियों को सूचनाएं दी गई हैं, समझाया गया है, ट्रेन किया गया है। अमिताभ बच्चन जी भी टीवी पे लोगों को समझा रहे हैं कि कितना सरल टैक्स है। साथ ही साथ इश्तिहार दिए जा रहे हैं कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स, अलग अलग सेक्टर्स को क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये एक सिलसिला चलता रहेगा। इससे पहला रिटर्न भी सितंबर तक डिफर किया गया। अभी कल मैं पढ़ रहा था, सीबीएसई चेयरपर्सन ने कहा है 3-4-6 महीने तक किसी को हैरेस नहीं, किसी को तंग नहीं किया जाएगा। स्वाभाविक है, कुछ गलतियां भी हो सकती है ऐसे परिस्थिति में। मैं एक रेस्टोरेंट में गया था पिछले संडे, वहां मुझे 28% चार्ज कर लिया गया। 5 स्टार होटल में था तो उनको शायद लगा होगा कि 5 स्टार का रेट 28% है, तो रेस्टोरेंट पे भी है। तो मैंने नॉर्मली नोबडी
सीज ऑल दिस सो मच इन डिटेल, पर आजकल आनंद आता है बिल देखने में कि पहले 6-6, 7-7 टैक्स होते थे, अब एक ही लाइन होती है, CGST, SGST। तो बाय चांस मैंने देखा 28%, तो मैं कैशियर के पास गया, उसने कहा भाई हमें तो आदेश यही आया है। तो मैंने तुरंत कमर्शियल ये GST कमिश्नर को फ़ोन किया, तो मंडे को उन्होंने इश्तिहार बना के, ट्यूसडे आप देखो अगर 12 तारीख या जो भी थी, बड़ा इश्तिहार आया एक्सप्लेनिंग कि रेस्टोरेंट्स पे, पार्सल सर्विस पे क्या टैक्स रहेगा। मुझे पता चला कि उस रेस्टोरेंट ने भी मंडे से अपना टैक्स ठीक कर दिया। तो ये छोटी मोटी कठिनाइयाँ आएंगी। सबसे बड़ी कठिनाई जो वास्तव में मीर जी मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, और अब यहाँ पे सभी जो आपके पत्रकार बंधु, जो व्यापारी उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जो माननीय सांसद हैं, जो सभी यहाँ पे आए हैं, मनोज जी, तनेजा जी, शाजिया इल्मी जी, सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारी आज जिम्मेदारी सबसे बड़ी अगर कोई है तो हमने उपभोक्ताओं को एजुकेट करना पड़ेगा। उपभोक्ताओं को अपना बिल देखना पड़ेगा, उपभोक्ताओं को ध्यान रखना पड़ेगा कि इनपुट क्रेडिट भी पास ऑन हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं हो कि जो पहले सामान की कीमत थी वही कीमत रखते हुए टैक्स बढ़ा दिया, क्योंकि जो इनपुट क्रेडिट मिल रहा है उससे बेसिक सामान की कीमत कम होनी चाहिए, और GST लगने के बाद जो टोटल कॉस्ट है अधिकांश चीजों पे वो टोटल कॉस्ट कम हुआ है। तो मैं समझता हूं अगर जी बिजनेस जो देश भर में देखा जाता है, और आपका ग्रुप के अलग अलग इतने चैनल, शायद लार्जेस्ट मीडिया हाउस के रूप में आप चलाते हैं हिंदी और अन्य भाषाओं में, मैं समझता हूं आप अगर ये कैंपेन चलाएं, हर रोज आधा एक घंटे का कैप्सूल या सुबह शाम आधे घंटे का कैप्सूल, अलग अलग विषय लेके उपभोक्ताओं को एजुकेट करें, तो ये वास्तव में राष्ट्र हित और जनता की सेवा हो। इनफैक्ट जो मिशन GST भी हमने किया था, आपको आप जानते हैं कि उसमें हमारी कोशिश यही थी। अब इसी से जुड़ा एक सवाल है, GST रोल आउट हुआ उससे पहले भी ये कहा था, श्री जेटली जी ने भी कहा था कि जो कंपनीज पास ऑन नहीं करेंगे बेनिफिट कंज्यूमर को, जो भी टैक्सेशन या टैक्स स्लैब कम हुआ है उसका, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसका जो मैकेनिज्म है, इस पर विचार क्या चल रहा है, कैसे ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा? प्रोवाइडेड है, एंटी प्रॉफिटियरिंग जो रेगुलेशंस बनाई हैं उसमें वो मैकेनिज्म इनबिल्ट है कि अगर कोई व्यक्ति अपना इनपुट क्रेडिट एक प्रकार से खुद ही रख ले और वस्तु के दाम में क्रेडिट ना पास ऑन करे और कीमत बढ़ जाए, क्योंकि GST अब नया लगेगा जिसमें सभी टैक्सेस सम्मिलित होने के कारण और इनपुट क्रेडिट एज्यूम होने के कारण कि वो दिया जाएगा, ऐसे कोई चीज, ऐसा कोई केसेस आएंगे तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अभी कोई तुरंत कार्रवाई करने की चेष्टा या मंशा नहीं है सरकार की। अब तो हम सभी को एजुकेशन के माध्यम से लोगों को अवगत कराना चाह रहे हैं कि आप इन चीज़ों पे गौर करें। कुछ लोग गलती से अगर नहीं पास ऑन कर रहे हैं तो अभी भी समय है कि आप अपने प्राइसिंग स्ट्रक्चर को ठीक कर लें, लेकिन बियॉन्ड अ स्टेज अगर नोइंगली कोई ये करता है तो स्वाभाविक है फिर सरकार को इस पे एक्शन will not be spared. We'll take last two questions. I think वहाँ पीछे से लेते हैं this. Yeah. Piyush sir, Ritesh Tandon from All India Vendor Association. Which association? All India Online Vendor Association. Online vendors. Online vendors. Warms our heart to know that you're raising awareness for everything. And we wanted to request if you can raise awareness regarding online sellers also. The main problem that we are facing, there are a lot of transactions which hasn't been addressed in GST. Basically e-wallet, gift vouchers, drop shipment, advance receipt, COD orders. There are a lot of other transactions which are basically for online vendors which are not being addressed in the GST. We are hoping in future... Can you write in a letter? We'll very gladly clarify on that. If you write in a letter addressed to Mr. Arun Jaitley, you can even give me a copy. We'll be delighted to clarify on all of that. That's the learning process when you're doing such a massive change. When you made this program or decided to do this program, how many times you must have had to change the format, change the speakers, get regrets, change the timing. We are doing it till now. When you made the arrangements, you must have seen so many difficulties that come up. Is the jig crane hitting into that chandelier? Right. Is it okay? Is it fitting into the height of the room? These are all things that we see in our day-to-day life. एक मुझे याद है demonetization, विमुद्रीकरण के टाइम पे
एक छोटा सा व्हाट्सएप आया था। वैसे जितने व्हाट्सएप आते हैं उसको बिलीव मत करना, आधे व्हाट्सएप फर्जी होते हैं। बट एक व्हाट्सएप में कॉट माय अटेंशन, उसमें लिखा था कोई व्यक्ति लाइन में खड़ा था क्यू में और 2 घंटे से खड़ा था, दूसरा आदमी या शायद कोई पत्रकार ना हो जो गया होगा पूछने कि आपको बहुत परेशानी हो रही है। तो उसका जवाब ये था कि अगर हमें 2 घंटे खड़े होने में अगर इतनी परेशानी हो रही है तो सोचो मोदी जी देश बदल रहे हैं इतना बड़ा, तो उनको कितनी परेशानी हो रही है। That's true. Then that's the spirit also. Navneet, you have a question? Yeah. 1 second. We'll take one question from here. Then I'll come to you. हाँ, उनको बोलिए। सर, आपका बहुत फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पर, एनर्जी एफिशिएंसी पर। वैसे ही अभी गडकरी जी भी बोल रहे थे दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एथेनॉल एंड ऑल। तो आज गवर्नमेंट की जो इतनी एसेट्स है, थर्मल एसेट्स, कोल एसेट्स, रिफाइनिंग, पेट्रोलियम एंड ऑल, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसा आज एयर इंडिया में हो रहा है या BSNL, MTNL में हो गया, वैसा नहीं हो सकता है ये सब एसेट? अब एग्रेसिवली डाइवर्स क्यों नहीं कर देते हैं काफ़ी एसेट्स को? आप ऐसा करिए, जितने विपक्षी दल हैं उन सबसे थोड़ी चर्चा करिए, उन सबको समझाइए कि ये परिवर्तन की बड़ी आवश्यकता है। लेबर यूनियंस के साथ थोड़ा आप पहले शुरू करिए, SBI के लेबर यूनियंस के साथ, और वहाँ से सम्मति करवाइए कि SBI को ही हम 51% से कम कर दें। देखिए, समटाइम्स वी शुड नॉट बी सिनिकल और इम्प्रैक्टिकल इन आवर सजेशंस। बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, पर वैसे बाय द वे कोई प्राइवेट सेक्टर ही अच्छा काम करती है, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है। कोई व्यक्ति आज लंदन में भी बैठा है, तो एयर इंडिया बिगड़ रही है, खराब कर रही है, तो उसके साथ साथ और भी इंस्टेंसेस। सो प्राइवेट सेक्टर डजंट हैव एनी मोनोपोली ऑन सक्सेस और मोनोपोली ऑन गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस। देयर आर मोर प्राइवेट सेक्टर फेलियर्स देन गवर्नमेंट फेलियर्स। और मेरी पत्नी आज भी कहती है कि मेरा जो FDR है वो स्टेट बैंक में ही रखना है और कोई बैंक में नहीं रखना है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, एंड आई थिंक योर पीपल विल बी वेरी हैप्पी टू हियर दैट। हैविंग सेड दैट, सडनली वी बिलीव कि सरकार को हर एक बिजनेस नहीं चलाना चाहिए। हमारे थर्मल एसेट्स, कोल एसेट्स वगैरह ये ना बिगड़े, उसके लिए हम ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस, ईमानदार व्यवस्था के पीछे जोर और बल दे रहे हैं। एयर इंडिया भी एक जमाने में प्रॉफिट करती थी, उसका इतिहास मुझे लगता है इस रूम में कई लोगों को पता होगा कि किस पीरियड में एयर इंडिया प्रॉफिट से लॉस में कवर हुई। आप में से कई लोगों को ध्यान आएगा किस पीरियड में और किन कारणों से। क्या वो 100 से अधिक विमान खरीदे गए, 40,000 करोड़ का डेट बर्डन एयर इंडिया पे आया जो सर्विस नहीं कर पाए, क्या जो विमान खरीदे उसका दाम सही था कि नहीं था। कई प्रश्न चिन्ह हैं और उन प्रश्न चिन्हों में जाएं तो सामने आएगी बात और उनकी गाथा कि क्या हुआ उनके साथ। लेकिन हमारी सरकार ने अपना फोकस भविष्य पे रखा है। वी डोंट बिलीव कि पूरे टाइम इतिहास पे ही रोते रहो। इतिहास रिपीट ना हो उसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। अमर सिंह जी, आप पहले पूछो। देखिए, इसकी गुणवत्ता पर सवाल करने का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं आपकी इस बात से थोड़ा सहमत हूँ कि अधिकारी इसका प्रचार करें, और इस बात से भी मेरी सहमति है कि यह तकनीकी विषय है। सभी विधायक और सांसद संभवतः इसका प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों का ये मिशन और पैशन रहा है, और आपके यहाँ भी आर्टिकुलेट मंत्री हैं, आप हैं, अरुण जी हैं, नितिन जी हैं। जो बात अभी आप कह रहे थे, उन्होंने हंसी मजाक में कह दी कि जिसका राजा व्यापारी उसकी प्रजा भिखारी। जिसका राजा व्यापारी उसकी प्रजा भिखारी, इसलिए हम एयर इंडिया दे रहे हैं। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात, बहुत दिल में उतरती है कि भाई व्यापार करना हम सरकार का काम नहीं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं कल खान मार्केट गया, मैंने जो गोयनका परिवार ने एक रेडियो शुरू किया जिसमें 5,000 पुराने हिंदी गाने हैं। मैंने कहा ये दे दो, मैंने कार्ड निकाला, कहा साहब आपका कार्ड नहीं लेंगे, GST आ गया है। तो हमने कहा बिना कार्ड के हम खरीदेंगे नहीं। उसी खान मार्केट में दूसरी दुकान में गया मैं स्वयं, वहाँ पर मुझे एक मूर्ति पसंद आई, कही भाई मूर्ति दे दो। मुझे नया घर आवंटित हुआ, मैंने सोचा ले लूँ, डेकोरेशन पीस है। कहने लगे कि पहले 7-5% था, अब 28% हो गया है, तो अगर आप नगद लेंगे तो दे देंगे। वो हमें पहचानते थे, दोनों दुकान वाले पहचानते थे, हम नाम नहीं लेंगे कि अब मैं अमर सिंह हूँ। इसके बावजूद उन्होंने हमसे नगद मांगा,
ये खान मार्केट की बात है, कल की बात है। तो मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, वन नेशन वन टैक्स। गाड़ियाँ पहले कहा जाता था कि गुड़गांव में ये भाव, नोएडा में ये भाव, लखनऊ में ये भाव, लोगों को तंग किया जाता था, और सिर्फ तंगी नहीं किया जाता था, और भी रिश्वतें ली जाती थी। खुलेआम मैं बता रहा हूँ, गाड़ियों की कतारें लगी रहती थी। लेकिन एक कन्फ्यूजन है, नोटबंदी में नहीं था। नोटबंदी में समाज का एक विशेष वर्ग परेशान था। आम आदमी, जिससे आप पूछिए, हमारे घर में काम करने वाला नौकर, माली, सब कहते थे अच्छा हुआ। लेकिन अमीर और गरीब के बीच में हर गरीब और टैक्स देने वाला व्यक्ति नोटबंदी के पक्ष में था। लेकिन इसके बारे में एक भ्रांति है, और इस सत्य से पलायन करके कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमारे एक साथी ने जो प्रश्न उठाया है कि हम लोगों का ये दायित्व है कि इसका सरलीकरण करके सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं, हम सब इसको जन जन तक पहुंचाएं। अमर सिंह जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, और अच्छा किया कि आपने बिना कार्ड के या बिना चेक बिल के आपने खरीदा नहीं। यही अगर पूरे देश में उजागर हो जाए कॉन्शियसनेस कि जब मैं कोई चीज खरीद रहा हूं और कच्चे में खरीद रहा हूं या वो टैक्स पेड नहीं है, तो एक प्रकार से अगर हमारे जहन में उस समय ये आए कि शायद कोई गरीब के पेट पे लात मार रहा हूं क्योंकि मैं अपना टैक्स ईमानदारी से नहीं दे रहा हूं, शायद कोई विद्यार्थी जिसको इस टैक्स के पैसे से बिजली मिलती है उसके घर पे, उसको मैं बिजली से वंचित रख रहा हूं जिससे वो पढ़ाई करके एक अच्छा नागरिक ना बन सके, शायद कोई व्यक्ति जिसको अपनी पत्नी को 20 किलोमीटर अपने कंधे पे उठा के लेके जाना पड़ा उड़ीसा में, पत्नी या माता को, उसका कारण मैं हूं कि मैंने अपना टैक्स नहीं भरा। जब ये कॉन्शियसनेस कलेक्टिवली हमारे सबके बीच में आ जाएगी, तब जाके ये देश, आखिर ताली तो दो हाथ से बजती है ना। अगर हम सब विसिल ब्लोअर्स भी बन जाएं, इस प्रकार की ये दोनों दुकानों का आपने नाम नहीं लिया, चाहे इस भरी महफिल में ना लें, लेकिन आप ये नाम अगर अधिकारियों को दे दें और ऐसे 2, 20, 50 जो बैड एग्स हैं सिस्टम में उसके ऊपर कार्रवाई हो सके, तो मैं समझता हूं बाकी सब के ऊपर भी प्रेशर आएगा कि अब ईमानदार व्यवस्था से जुड़े। मॉरल प्रेशर, इट विल हैव टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ऑल ऑफ अस। मोदी जी बैठ के दिल्ली में पूरे देश की हर दुकान की टैक्स पेमेंट नहीं देख सकते, लेकिन ये यंग बॉय फ्रॉम बिहार जब अपने गांव या शहर जाएगा और हल्ला मचाएगा कि ये दुकान टैक्स नहीं ले रही है, आजकल जो नया शुरू हुआ है ढोल बजाना दुकान के बाहर, 4 दुकानों पे कर दो तो मुन्ना भाई के पूरे सपने सच हो जाएंगे। बिल्कुल। विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल रैप अप। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, ये भी वेट करेगा हमसे, कम प्लीज। नहीं, मैं आ रहा हूँ आपके पास, ये वेट करें, आई विल कम टू यू। मेन क्वेश्चन ये था, एंड रेटिंग एजेंसीज हर वक्त जब भी हम ये पूछते हैं, तनेजा जी और मैं कई बार टीवी पे होते हैं, वो कहते हैं रेट कट करने से ऐसा नहीं है कैपेक्स वापस आ जाएगा, इकोनॉमी बढ़ जाएगी। बट आज के दिन में क्या है, आज ड्रागी ने वक्तव्य दिया है, मारियो ड्रागी ने, कि वी विल डू एक्सट्रीम एकोमोडेशन, व्हाटएवर इज नीडेड वी विल हेल्प आउट। ईसीबी जैसे हाइपर इन्फ्लेशन वाला बैंक is expanding the balance sheet still, 60 billion euros वो हर महीने खरीद रहे हैं। What is happening is, ना कोई देख रहा है कि इंटरेस्ट रेट सरकार कितना दे रही है, आरबीआई ने भी उससे हाथ उठा लिए हैं। जिस दिन रघुराम राजन रेट काट रहे थे सुबह 9:30 बजे, उन्होंने इशू कर दिया गवर्नमेंट पेपर, पता है आपको रेट काटना है 50 बेसिस पॉइंट, वी ऑल एज टैक्स पेयर्स आर पेइंग दैट मनी। आरबीआई ने हाथ झटक लिया है। ग्रीस हैज कम बैक इनटू द बॉन्ड मार्केट, 5.5% पे ग्रीस उठा रहा है पैसा, हम उठा रहे हैं 6.7 पे। अर्जेंटीना जो हर 10 साल डिफॉल्ट कर देता है, 100 साल का डॉलर बॉन्ड उठाता है एट 4%, एंड $2.7 बिलियन ओवर सब्सक्राइब्ड 6 times। ये किसको पकड़े सर, जाके सरकार की कोई मदद कर नहीं रहा है, और हमें यही लगता है कि ये एक बहुत वीक फ्लैंक है सरकार के लिए। ये जरा सेंसिटिव सब्जेक्ट है बिकॉज देयर इज इंडिपेंडेंस ऑफ द रेगुलेटर्स इन दिस कंट्री, पर अगर आप ये शो एयर करोगे तो शायद कोई ना कोई मुंबई में भी इस शो को देख के कोई मैसेज लेगा। पर आपकी बात में पूरा तत्व है, पूरा दम है। ऑन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ऑल दैट यू हैव सेड इज करेक्ट, आई थिंक आई कंकर विद यू ऑन दैट। So one last question, yeah, please.
इमोशनल ब्लैकमेल की जरूरत नहीं है, मीर वैसे भी आपको बुला लेते हैं। सर ओनली वन लाइनर, छोटी सी बात पूछनी है। जब ग्लोबल एवरेज जितना भी मैंने देखा, पहले तो मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा सरकार को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट, ऑल क्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट एंड एवरीबडी एंड वी ऑल आर विद यू, नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है सब कुछ, जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है सर, बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग। बस एक छोटा सा, अभी कुछ स्टडी की थी मैंने, तो मुझे लगा कि जो भी ग्लोबल एवरेज है जीएसटी का, आमतौर पे जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि हम लोगों ने जब शुरू किया तो हमारा इतना ज़्यादा क्यों है। एक छोटी सी बात। बहुत अच्छा प्रश्न है। I'm really happy you asked. It is, let me tell you, it is global average is I think 16.4%. एंड नियर बाई कंट्रीज लाइक सिंगापुर, मेरे ख्याल से हमारा उनसे डबल या 2 गुने से हमारा एवरेज उतना ही है, उससे कोई ज्यादा नहीं है हमारा एवरेज। हमारा 15.5 है, उससे कम ही है एक्चुअली। लेकिन आई आंसर योर क्वेश्चन। सबसे पहले तो बधाई आप मुझे या सरकार को मत दीजिए, आप अपने आप को दीजिए। आपने चुन के भेजा ये सभी सरकारों को, चाहे केंद्र की हो या राज्यों की हो, जिन्होंने मिलकर सामूहिक इसको सफल बनाया। तो बधाई के पात्र तो आप सब हैं। देखिए ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इससे मैं मानता हूं, क्योंकि ये भी एक भ्रम कुछ लोग फैला रहे हैं। खासतौर पे कुछ लोग जो जीएसटी के पूरे अंश रहे हैं, they've been an active part and proponent of GST, are suddenly saying कि नहीं एक ही रेट होना चाहिए था जीएसटी का, या 2 ही रेट होने चाहिए थे, या 28% क्यों है, सेस क्यों लगाया उसके ऊपर, 18 मैक्स होना चाहिए था। ऐसे वाइज थियरीज बाद में देना बड़ा सिंपल है। पता नहीं, मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि या तो फॉरेन में बैठ बैठ के क्या होता है कि आप फॉरेन की देखते हो, सुनते हो, तो आपको भारत की ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। अगर वो 2 ही स्लैब होते तो वो कहते कि 5 क्यों नहीं है। नहीं, और डिस्कनेक्ट हो जाओ भारत से, विदेश में ज्यादा रहो तो डिस्कनेक्ट इतने हो जाते हो कि फिर एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं चुन के आ सकते हो। ये हालत जनता कर देती है आपकी। पर वास्तु स्थिति देखिए, क्या कनाडा या फ्रांस या अमेरिका में तो चाहे जीएसटी है ही नहीं, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चंद ही देश हैं विश्व में जो जीएसटी कर पाए हैं। बहुत छोटे देश हैं, स्मॉल पॉपुलेशन। 125 करोड़ के कोई देश ने साहस नहीं किया जीएसटी करने का, पहली बात। दूसरी बात, उन देशों की पर कैपिटा इनकम, किसकी $50,000, किसकी $80,000, किसकी $90,000 पर कैपिटा इनकम। परिवार की इनकम देखे तो $2-2.5 लाख एक परिवार की इनकम। भारत की पर कैपिटा इनकम $1,800। लुक एट द कॉन्ट्रास्ट। क्या BMW कार और एक गरीब के रबर की चप्पल एक ही जीएसटी रेट पे हो सकती है क्या? किसानों का उत्पादन और जो वस्तु एक बहुत अमीर आदमी एक 100 इंच का एलईडी स्क्रीन खरीदता है, क्या उन दोनों पे जीएसटी एक ही हो सकता है क्या? होना चाहिए क्या? आप सोचिए, एक गरीब आदमी, एक सामान्य वर्ग, मध्यम वर्गीय आदमी, जिसकी महीने की जो आय है उसका 70, 80, 90% पैसा कुछ केसेस में 100% पैसा 2 वक्त की रोटी में चले जाता हो, क्या उसकी जो वस्तुएं हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं उसको लोएस्ट रेट या नील रेट पे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? आखिर उसका तो 100%, 90, 80% आमदनी चली गई खर्चे में, 2 वक्त की रोटी, छोटा मोटा कपड़ा खरीदने में, जूता चप्पल खरीदने में। और एक करोड़पति जो सालाना जिसकी आय शायद हजारों करोड़ में हो, और ऐसे कई परिवार हैं जिनकी आय इतनी बड़ी है लेकिन टैक्स भी नहीं भरते, और उनके खर्चे, आप आखिर अमीर से अमीर आदमी खर्चा कितना भी लुटाए पैसा, जब हजारों करोड़ कमाते हैं तो उनकी खर्च तो क्या होगी, 10 लाख, 50 लाख, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट लेवल दे कैन स्पेंड, बट इट विल स्टिल बी अ मिनिस्क्यूल परसेंटेज ऑफ देयर इनकम। क्या उनके वस्तुओं पे थोड़ा हायर टैक्स लेके गरीबों की वस्तुओं को सस्ती करना हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? और आखिर टैक्स तो चाहिए सरकार को, उस टैक्स से जनता की सेवा होगी। ये भी जो टैक्स आएगा इसका 80 से 85% सीधा राज्य सरकार को जाएगा। 50% पहले सेंटर के शेयर में, 42% फिर, तो 21% और हो गया। और फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से, और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण शहरी आवास योजना, अन्य योजनाएं, सैकड़ों योजनाएं,
तो पैसा तो सीधा राज्य के पास जाएगा, जनता की सेवा में कर लगेगा। तो हमारा भारत का भी एवरेज रेट, और आप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की रिपोर्ट पढ़ लें, 15.5% ही है ग्लोबल नेशनल एवरेज। लेकिन हमने अमीर के वस्तुओं पे ज्यादा रखा है, किसानों की, गरीबों की, जो सालों से शोषित या वंचित रहे हैं सामान्य सुविधाओं से, उनको ज्यादा सुविधाएं दी है, और मैं समझता हूं हमने सही किया है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री पीयूष गोयल जी। सेशन को और इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसी के साथ जीएसटी कॉन्क्लेव का हम समापन करेंगे। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स और ऐसे ही मंच हम आगे भी आयोजित करेंगे जी बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर। और जैसा पीयूष गोयल ने बताया कि जी बिजनेस एज अ लीडिंग बिजनेस चैनल, हम ऐसे मुद्दे, ऐसे उद्देश्य जनता से जुड़े हुए उठाते रहे हैं और आगे भी आने वाले समय में उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री पीयूष गोयल जी। लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज।